नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब मैं लेके आया हूं आपके लिए इकोनॉमिक्स पेपर 1 के एमसीक्यूज के सेकंड पार्ट को। आइए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिनोनिम्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। निम्न में से कौन सा अवसर लागत का पर्यायवाची नहीं है? रियल कॉस्ट, एब्सटिनेंट कॉस्ट, अल्टरनेटिव कॉस्ट या ट्रांसफ़र अर्निंग्स। तो यहाँ पे देखिए, रियल कास्ट तो ओरिजिनल कास्ट होती है, ये अपॉर्चुनिटी कास्ट का पर्यायवाची नहीं हो सकता है। बाकी तीनों अपॉर्चुनिटी कास्ट के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लागत उत्पादन में वृद्धि के साथ निरंतर बढ़ती जाती है? औसत लागत, स्थिर लागत, सीमांत लागत या परिवर्तनशील लागत। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इंक्रीजेज कंटिन्यूसली विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन? एवरेज कास्ट, फिक्स्ड कास्ट, वेरिएबल कास्ट या मार्जिनल कास्ट। तो देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, परिवर्तनशील लागत या मार्जिनल कास्ट। ये जो है उत्पादन की वृद्धि के साथ बढ़ता जाता है। पर यूनिट ये स्थिर होता है, लेकिन इन टोटल जब देखा जाता है तो टोटलिटी में मार्जिनल कास्ट या परिवर्तनशील लागत उत्पादन की इकाई के साथ निरंतर बढ़ता है। ठीक है ना, निरंतर बढ़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन औसत लागत के मध्य संबंध की दृष्टि से सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द रिलेशनशिप एमंग द एवरेज कास्ट फंक्शन। तो देखो, एवरेज फिक्स्ड कास्ट इजकल टू एवरेज टोटल कास्ट एंड एवरेज वेरिएबल कास्ट। तो ये संबंध तो सही नहीं है। फिक्स्ड कास्ट में टोटल कास्ट कहाँ से आ जाएगी? दूसरा देखो, एवरेज फिक्स्ड कास्ट इजकल टू एवरेज टोटल कास्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कास्ट। तो ये बात तो समझ में आ रही है, ये ऑप्शन सही लग रहा है कि फिक्स्ड कास्ट जो है ये बराबर होगा टोटल कास्ट माइनस वेरिएबल कास्ट के। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो ठीक लग रहा है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। एवरेज टोटल कास्ट इजकल टू एवरेज फिक्स्ड कास्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कास्ट, ये गलत है। यदि यहाँ पे प्लस हो जाता तो ये इक्वेशन भी सही होता। अगला है, एवरेज वेरिएबल कास्ट इजकल टू एवरेज टोटल कास्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कास्ट। तो ये इक्वेशन भी गलत है। टोटल कास्ट और फिक्स्ड कास्ट को दोबारा क्यों जोड़ा जाएगा? टोटल कास्ट में तो ऑलरेडी फिक्स्ड कास्ट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एवरेज फिक्स्ड कास्ट इजकल टू एवरेज टोटल कास्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कास्ट। इसका तरीका ये है कि एवरेज टोटल कास्ट हमेशा जो है एवरेज फिक्स्ड कास्ट और एवरेज वेरिएबल कास्ट इसके बराबर होती है। इन दोनों के टोटल के बराबर टोटल लागत होती है। अब इसमें से कोई भी एक आइटम इधर उधर करके कोई भी इक्वेशन बनाया जा सकता है। तो इसे आपको इसी इक्वेशन के आधार पे निर्धारित करना पड़ेगा कि सही है कि नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसके साथ सीमांत लागत की विचारधारा गहनता से संबंधित है? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कास्ट क्लोजली रिलेटेड? अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कास्ट, परिवर्तनशील लागत, वेरिएबल कास्ट, अस्थाई लागत, फिक्स्ड कास्ट या औसत लागत, एवरेज कास्ट। तो देखो, सीमांत लागत ये जो है ना परिवर्तनशील लागत से डायरेक्टली रिलेटेड होता है वेरिएबल कास्ट के साथ। ठीक है, वेरिएबल कास्ट और मार्जिनल कास्ट को कई बार पर्यायवाची के रूप में भी यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्पकाल में जब एक फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत घटती है, बढ़ती है, सतत बनी रहती है या पहले गिरती है और फिर बढ़ती है? इन द शॉर्ट रन, when the output of a firm increases, its average fixed cost decreases, increases, remain constant या first decline and then rises। तो देखो, जब फर्म का उत्पादन बढ़ेगा तो औसत स्थिर लागत जो है निरंतर घटेगी, क्योंकि फिक्स्ड कास्ट का ये गुण होता है कि ये स्थिर रहती है, यानी इसका अमाउंट जो है इन टोटल हमेशा स्थिर होता है, ये बदलता नहीं है। अब उत्पादन मान लीजिए आपकी स्थिर लागत 1,00,000 रुपये है। अब यहाँ पे आप 10,000 यूनिट बनाएंगे तो पर यूनिट आपकी लागत पड़ेगी 10 रुपये। यहीं पे आप 20,000 यूनिट बनाना चालू कर दीजिए तो पर यूनिट कास्ट आपको पड़ेगी
मात्र 5 रुपये। तो स्थिर लागत उत्पादन के साथ घट गया कि नहीं घट गया, और यही काम हमेशा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि अल्पकाल में फर्म का उत्पादन बढ़ने पर औसत स्थिर लागत घटती है। अगला प्रश्न देखिए, कच्चे माल पर व्यय है अस्थायी लागत, परिवर्तनशील लागत, अवसर लागत या इनमें से कोई नहीं। एक्सपेंसेज ऑन द रॉ मटेरियल इज फिक्स्ड कास्ट, वेरिएबल कास्ट, अपॉर्चुनिटी कास्ट या नन ऑफ दीज। तो देखो, कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल पे जो भी खर्चा होता है वो वेरिएबल कास्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। वेरिएबल कास्ट क्यों होता है? मान लीजिए एक टेबल बनाना है आपको और इसमें 1 फीट की लकड़ी लगती है, तो जब 10 टेबल आप बनाएंगे तो आपको 10 फीट लकड़ी लगेगी कि नहीं लगेगी? 9 फीट में तो 10 टेबल बना नहीं लोगे। यानी ये उत्पादन की मात्रा के साथ कच्चे माल की आवश्यकता भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ये पूरी तरीके से वेरिएबल होती है। जितना उत्पादन बढ़ेगा उतना कच्चे माल की आवश्यकता भी बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, अवसर लागत की धारणा किसके कारण उत्पन्न होती है? कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कास्ट अराइज ड्यू टू उत्पत्ति का नियम, साधनों की विशिष्टता, साधनों की अविशिष्टता या इनमें से कोई नहीं। लॉ ऑफ रिटर्न, स्पेशलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स, अनस्पेशलाइजेशन ऑफ फैक्टर या नन ऑफ दीज। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, अनस्पेशलाइजेशन ऑफ द फैक्टर, साधनों की अविशिष्टता। अविशिष्ट होने का मतलब है कि आप एक ही काम के लिए कई चीज़ों को यूज कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर काम के लिए किसी पर्टिकुलर चीज़ की ही आपको आवश्यकता है। आप एक चीज़ भी यूज कर सकते हो और दूसरे भी कई आइटम हैं जो इसके विकल्प के रूप में आप यूज कर सकते हो। यानी कोई भी आइटम स्पेसिफिक नहीं है, और जब स्पेसिफिक नहीं है तब आपको चुनना पड़ता है कि पहला वाला ऑप्शन चुनना चाहिए कि दूसरा वाला आइटम लेना चाहिए कि तीसरा वाला यूज करना चाहिए। ठीक है, और चुनने के दौरान ही आप अवसर लागत देखते हैं कि कौन सा खरीदने पे हमें बाकी साधनों को नहीं चुनने के लिए क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है। ठीक है, तो साधनों की अविशिष्टता की वजह से ही अवसर लागत की धारणा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखिए, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी औसत परिवर्तनशील लागत और औसत लागत के बीच की दूरी बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी या दोनों समानांतर होंगी। एज पर इंक्रीजेज इन द प्रोडक्शन द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेरिएबल कास्ट एंड एवरेज कास्ट विल बी इंक्रीज, डिक्रीज, फिक्स्ड या विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि दोनों के बीच का अंतर जो है ना ये कम होगा, डिक्रीज होगा। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया जाता है तो उस इकाई की लागत को क्या कहते हैं? कुल लागत कहते हैं, औसत लागत कहते हैं, सीमांत लागत कहते हैं या परिवर्तनशील लागत कहते हैं? तो देखो, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की जो लागत होती है वो सीमांत लागत कही जाती है। इंग्लिश में देख लो, व्हेन एन एडिशनल यूनिट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द कास्ट ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट इज कॉल्ड टोटल कास्ट, एवरेज कास्ट, मार्जिनल कास्ट या वेरिएबल कास्ट। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट की कास्ट को मार्जिनल कास्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औसत लागत यानी एवरेज कास्ट उस बिंदु पर सीमांत लागत के बराबर होती है जहां औसत लागत सबसे कम हो, सीमांत लागत सबसे कम हो, सीमांत लागत गिरती हुई हो या इनमें से कोई नहीं। एवरेज कास्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल कास्ट वेयर एवरेज कास्ट इज लोएस्ट, मार्जिनल कास्ट इज लोएस्ट, मार्जिनल कास्ट इज डिक्रीजिंग या नन ऑफ दीज। तो देखो, एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट एक दूसरे के बराबर उस दशा में आएंगी जब औसत लागत आपकी सबसे कम होगी। ठीक है ना, एवरेज कास्ट जहाँ पे आपका लोएस्ट होगा वहाँ पे एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट आपस में बराबर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कारखाने में उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत 5000 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है। उसकी अस्थायी लागत 2 लाख रुपए और औसत परिवर्तनशील लागत 3000 रुपये है, तो उसकी सीमांत लागत क्या होगी? और फैक्ट्री इज प्रोड्यूसिंग 5000 यूनिट अंडर लॉ ऑफ इक्वी रिटर्न, इट्स फिक्स्ड कास्ट इज 2 लाख रुपीज एंड एवरेज वेरिएबल कास्ट इज 3000, इट्स मार्जिनल कास्ट विल बी।
3,000, 1,97,000, 40 रुपये 60 पैसे या गणना संभव नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपका वेरिएबल कास्ट और मार्जिनल कास्ट एक जैसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 3,000 रुपये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लागत उत्पादन संबंध में अध्ययन में निम्न के निर्धारण में सहायता मिलती है। कास्ट आउटपुट रिलेशनशिप हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ फॉलोइंग। कीमत, अनुकूलतम उत्पादन स्तर, मांग स्तर या इनमें से कोई नहीं। तो जब लागत उत्पादन संबंध का अध्ययन किया जाता है, कास्ट आउटपुट रिलेशनशिप का अध्ययन किया जाता है, तो इससे हमें अनुकूलतम उत्पादन स्तर का पता चलता है, ऑप्टिमम आउटपुट लेवल का पता लगाने में हमें मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को कहा जाता है। आवरण वक्र, नियोजन वक्र और ब दोनों, या न तो अ न ही ब। लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कर्व इज नोन एज इन्वेलप कर्व, प्लानिंग कर्व, ए एंड बी बोथ, या नाइदर ऑफ बोथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए एंड बी बोथ। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को यानी लॉन्ग टर्म एवरेज कास्ट कर्व को इन्वेलप कर्व भी कहते हैं, प्लानिंग कर्व भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र काटता है अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्रों को, ए और बी दोनों को, या न अ को न ब को। लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट कर्व इंटरसेक्ट एसएसी कर्व्स, एसएमसी कर्व्स, ए एंड बी बोथ, या नाइदर ए नॉर बी। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन होगा शॉर्ट टर्म एवरेज कास्ट कर्व। अल्पकालीन औसत लागत वक्र को दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र काटता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जब लॉन्ग टर्म एवरेज कास्ट चढ़ता हुआ है तब लॉन्ग टर्म मार्जिनल कास्ट इज ग्रेटर देन लॉन्ग टर्म एवरेज कास्ट। ये बात सही है। जब लॉन्ग टर्म एवरेज कास्ट न्यूनतम है तब LMC यानी लॉन्ग टर्म मार्जिनल कास्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म एवरेज कास्ट। ये भी बात सही है। जब LAC गिरता हुआ हो लॉन्ग टर्म मार्जिनल कास्ट इज लेस देन लॉन्ग टर्म एवरेज कास्ट। ये तीनों ही बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, उपर्युक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा U आकृति का वक्र नहीं है। औसत कुल लागत वक्र, औसत स्थिर लागत वक्र, औसत परिवर्तनशील लागत वक्र, या फिर सीमांत लागत वक्र। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, औसत स्थिर लागत वक्र। बाकी जितनी भी लागतें हैं, चाहे कुल लागत हो, औसत परिवर्तनशील लागत हो या सीमांत लागत वक्र हो, ये शुरू में गिरते हैं और बाद में बढ़ने लगते हैं। लेकिन औसत स्थिर लागत वक्र एक ऐसा वक्र है जो निरंतर जो है उत्पादन की वृद्धि के साथ गिरता ही चला जाता है। ये कभी ऊपर उठ के नहीं आता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, परिवर्तनशील अनुपात के नियम का संबंध है अल्पकाल व दीर्घकाल दोनों से, दीर्घकाल से, अल्पकाल से, या फिर न तो अल्पकाल न दीर्घकाल से। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ओनली लॉन्ग रन, ओनली शॉर्ट रन, नाइदर शॉर्ट रन नॉर लॉन्ग रन। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शॉर्ट रन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है अल्पकाल के लिए जब अध्ययन किया जाता है तो उसके लिए काम आता है। इसका संबंध जो है अल्पकाल से है। अगला प्रश्न है, समान प्रतिफल नियम के अनुसार परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि करने के साथ साथ सीमांत उत्पादन घटने लग जाता है, कुल उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, उत्पादन में वृद्धि होना बंद हो जाता है, या कुल उत्पादन में कमी आ जाती है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वल रिटर्न्स विथ एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मार्जिनल आउटपुट डिक्रीजेज, टोटल आउटपुट बिकम पॉजिटिव, प्रोडक्शन स्टॉप इंक्रीजिंग, या डिक्रीज इन द टोटल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीमांत लागत में कमी आ जाती है यानी घटने लगता है, या मार्जिनल आउटपुट डिक्रीजेज। समान प्रतिफल नियम के अनुसार
जितना आप इनपुट बढ़ाते हैं उसी के आनुपातिक रूप से आउटपुट भी बढ़ता है। अगला प्रश्न है, ह्रासमान प्रतिफल का नियम केवल उद्योगों में लागू होता है, केवल खेती में ही लागू होता है, उद्योगों पर बिल्कुल लागू नहीं होता, या एक सीमा के बाद प्रत्येक आर्थिक क्रिया पे लागू होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज एप्लीकेबल ओनली इन इंडस्ट्रीज, इज एप्लीकेबल ओनली इन एग्रीकल्चर, डज नॉट अप्लाई टू द इंडस्ट्रीज एट ऑल, या अप्लाइज ऑन द एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी आफ्टर अ लिमिट? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि ह्रासमान प्रतिफल का नियम एक सीमा के बाद हर तरीके की आर्थिक गतिविधियों पे यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे लागू होता है। अगला प्रश्न है, उत्पादन फलन से अभिप्राय है उत्पादन बढ़ाने के तरीकों से, साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच में संबंध से, उत्पत्ति के साधनों का विस्तार, या सीमांत उपयोगिता का ह्रास? प्रोडक्शन फंक्शन रेफर टू मेथड ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, एक्सपेंशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या मार्जिनल यूटिलिटी? तो प्रोडक्शन फंक्शन या उत्पादन फलन जो है ये रिलेशन दिखाता है, रिलेशन बिटवीन फैक्टर एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच में संबंध को दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम हमें उस स्थिति के बारे में बताता है जबकि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि केवल स्थिर साधनों की मात्रा बढ़ाकर की जाती है, स्थिर और परिवर्तनशील दोनों की मात्रा बढ़ाकर की जाती है, केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाकर की जाती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन टेल अस अबाउट द सिचुएशन when the quantity of output is increases by only by increasing the quantity of fixed factor, by increasing the quantity of both fixed and variable factors, is done by increasing the quantity of variable factors only, या none of the above? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाकर जो उत्पादन में वृद्धि की जाती है उसका अध्ययन करता है या उसके बारे में बताता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखो, उत्पाद फलन के अध्ययन के दो तरीके हैं, एक परिवर्तनशील अनुपात का नियम है और एक पैमाने का प्रतिफल का नियम है। तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो है अल्पकाल में काम करता है, जिसमें केवल परिवर्तनशील साधनों को जो है हम परिवर्तित कर सकते हैं, और पैमाने का प्रतिफल जो है लॉन्ग टर्म का अध्ययन करता है, जहाँ पे हम उत्पादन के किसी भी साधन को बदल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ये हिंदी में ये क्वेश्चन नहीं उपलब्ध है, इंग्लिश में देख लीजिए। आउटपुट कर्व शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर दैट गिव्स द सेम आउटपुट, शो द वेरिंग क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, डिनोट मैक्सिमम आउटपुट, या डिनोट कांस्टेंट आउटपुट? तो देखो, जो आउटपुट कर्व होता है वो उन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जो सेम आउटपुट को प्राप्त करने के लिए यूज किए जा सकते हैं किसी भी दो फैक्टर्स के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, समोत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। समोत्पाद वक्र की यह विशेषता आधारित है तकनीकी प्रतिस्थापन के ह्रासमान दर पर, सम लागत रेखा की ढाल पर, पैमाने के प्रतिफल पर, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? द आउटपुट कर्व राइजेज टुवर्ड द ओरिजिन, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आउटपुट कर्व इज बेस्ड ऑन एट डिमिनिशिंग रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, द स्लोप ऑफ द इवन कास्ट लाइन, रिटर्न टू स्केल, या नन ऑफ एबव? तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तकनीकी प्रतिस्थापन की ह्रासमान दर यानी डिमिनिशिंग रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन की वजह से जो समोत्पाद वक्र होता है वो मूल बिंदु की ओर से उन्नतोदर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विस्तार पथ को कहते हैं व्हाट इज द एक्सटेंशन पाथ इज कॉल्ड? अनुपात रेखा, फर्म के पैमाने की रेखा, न्यूनतम लागत रेखा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? रेशियो लाइन, लाइन ऑफ स्केल ऑफ द फर्म, मिनिमम कास्ट लाइन, या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। विस्तार पथ यानी एक्सटेंशन लाइन को रेशियो लाइन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विस्तार पथ की ढाल निर्भर करती है द स्लोप ऑफ एक्सटेंशन पाथ
डिपेंड्स अपॉन, साधनों की कीमत की सापेक्षता पर, समुत्पाद वक्रों की आकृति पर, उपर्युक्त दोनों पर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। द कॉस्ट रिलेटिवली ऑफ द रिसोर्सेज, द शेप ऑफ द ओरिजिनेटिंग साइकिल, बोथ ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो इन दोनों पर ही यह निर्भर करता है। विस्तार पद की ढाल जो है साधनों की कीमत की सापेक्षता पर भी निर्भर करती है और समुत्पाद वक्र की आकृति पर भी निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक उत्पादक का संतुलन स्थापित होता है जबकि समलागत रेखा समुत्पाद वक्र को स्पर्श करे, समलागत रेखा समुत्पाद वक्र को काटे, समलागत रेखा एक्स अक्ष को छुए या उपर्युक्त में से कोई नहीं। अ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड व्हेन द आइसोकॉस्ट लाइन टचेज द आउटपुट कर्व, द आइसोकॉस्ट लाइन इंटरसेक्ट द आइसो प्रोडक्ट कर्व, आइसोकॉस्ट लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस या नन ऑफ द एबव। तो देखो, उत्पादन का संतुलन होने के लिए वो पॉइंट माना जाता है संतुलन का जहाँ पे सम लागत रेखा समुत्पाद वक्र को स्पर्श करती है। द आइसोकॉस्ट लाइन टचेज द आउटपुट कर्व, इसी पॉइंट पे उत्पादक का संतुलन होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ द प्रोड्यूसर होता है। अगला प्रश्न है, जब समुत्पाद वक्र का ढाल और सम लागत रेखा की ढाल बराबर होती है तो उसे कहते हैं साधनों का न्यूनतम लागत संयोग, उत्पादक का संतुलन, उपभोक्ता का संतुलन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। व्हेन द स्लोप ऑफ द आउटपुट कर्व एंड द स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन आर इक्वल, इट इज कॉल्ड मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम या नन ऑफ एबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस पॉइंट को हम उत्पादक का संतुलन यानी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, मान लो ये एक समुत्पाद वक्र है और ये सम लागत रेखा है, यहाँ पे ये टच नहीं किया, और ये सम लागत रेखा है। तो ये जो पॉइंट पे टच करता है ना, यही पॉइंट जो है उपभोक्ता के संतुलन का पॉइंट होता है। ठीक है, पे इस पॉइंट पे इन दोनों वक्रों का ढाल एक समान हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, साधनों का अनुकूलतम संयोग को जानने के लिए पता होना चाहिए समुत्पाद मानचित्र, सम लागत रेखा, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज वन मस्ट नो आउटपुट मैप, आइसोकॉस्ट लाइन, बोथ ऑफ द एबव या नन ऑफ दीज। तो भाई जब तक ये दोनों चीज़ें हमें नहीं पता होंगी हम कैसे अनुकूलतम संयोग को जानेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें दोनों ही चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैमाने के प्रतिफल में कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील। सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है, सभी साधनों की मात्रा में एक ही अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, या सभी साधन स्थिर रहते हैं। तो देखो, पैमाने के प्रतिफल में आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी साधनों की मात्रा में एक ही अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की बात होती है ना, और लॉन्ग टर्म में तो कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, सब कुछ वेरिएबल है। तो सभी चीज़ों में परिवर्तन भी किया जाएगा, लेकिन ये ध्यान दिया जाता है कि जो अनुपात हम पहले यूज कर रहे थे वही अनुपात अभी भी यूज करेंगे। द रिटर्न टू स्केल, द क्वांटिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज आर चेंज इन द सेम प्रपोर्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैमाने के प्रतिफल का संबंध है दीर्घकाल से, अल्पकाल से, न तो अल्पकाल से न दीर्घकाल से, या अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों से होता है। रिटर्न ऑफ स्केल इज रिलेटेड टू लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, नाइदर शॉर्ट रन नॉट लॉन्ग रन, या बोथ विद द शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। तो यहाँ पे आपको अभी मैंने बताया कि पैमाने का प्रतिफल कभी भी लॉन्ग रन में यानी कि दीर्घकाल में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल लागू होने के कारण क्या हैं? आकार की कुशलता, अविभाज्यता, विशिष्टीकरण या उपर्युक्त सभी। द मेन रीजन फॉर अप्लाइंग इंक्रीमेंटल रिटर्न टू स्केल आर इफिशियंसी ऑफ शेप, इंडिविजुअलिटी, स्पेसिफिकेशन या ऑल ऑफ द एबव। तो देखो, जब
पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल लागू होने का कारण ये सभी होते हैं, उपर्युक्त सभी। ठीक है, जब पैमाने को बढ़ाया जाता है यानी लार्ज स्केल पे उत्पादन किया जाता है, तो एक तो साइज बढ़ने की वजह से बहुत सारी कुशलताएँ आती हैं। बहुत से साधन ऐसे होते हैं जिन्हें टुकड़े में यूज नहीं किया जाता है, उसे एज अ होल यूज करना पड़ता है, चाहे हम उत्पादन कम करें या ज़्यादा करें। तो ज़्यादा उत्पादन की दशा में उनका उपयोग ज़्यादा होता है और प्रति इकाई लागत कम हमारी आ जाती है, और यहाँ पे विशिष्टीकरण का भी लाभ मिलता है। इसलिए ये सभी चीज़ें जो है ना पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल को लागू होने में सहायक होती हैं। वृद्धिमान प्रतिफल का मतलब है कि हम जो है उत्पादन में समान इनपुट लगाए 10 रुपये का और हमें आउटपुट में फ़ायदा हो गया 15 रुपये का, तो ये वृद्धिमान प्रतिफल हुआ। अब देखो, उत्पत्ति के पैमाने को बढ़ाने के लिए उत्पत्ति के साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो साधनों का अनुपात अपरिवर्तित रहता है, बदल जाता है, प्रतिकूल हो जाता है या अनुकूल हो जाता है। टू इंक्रीज द स्केल ऑफ द प्रोडक्शन, द क्वांटिटी ऑफ द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड, द रेशियो ऑफ द मीन्स रिमेन्स अनचेंज्ड, चेंज्ड, बिकम अनफेवरेबल या बिकम फेवरेबल। तो जब पैमाने के प्रतिफल या उत्पत्ति के पैमानों को बढ़ाया जाता है तो साधनों की मात्रा तो बढ़ाई जाती है, लेकिन उनके अनुपात को हमेशा अपरिवर्तित रखा जाता है, रिमेन्स अनचेंज्ड। लॉन्ग टर्म के लिए ये बात हो रही है। अल्पकाल में क्या होता है, उत्पत्ति के साधनों के अनुपात बदल जाते हैं, लेकिन दीर्घकाल में क्या होता है कि अनुपात तो समान रहते हैं, केवल मात्राएं बदलती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि उत्पत्ति के साधनों को 30% से अधिक बढ़ाया जाए और परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा में 50% की वृद्धि हो जाए तो हम कहेंगे कि निम्न नियम लागू हो रहा है। पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल या पैमाने का नियम। इफ द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाई 30% रिजल्टिंग इन अ 50% इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, then we will say that the following rule is applicable: increasing return to scale, diminishing return to scale, constant return to scale या laws of the scale। देखो, लॉ ऑफ स्केल इन तीनों लॉ से मिलकर बना हुआ है। लॉ ऑफ स्केल के ये 3 पार्ट हैं। जब भी किसी उत्पादन के साधन को बढ़ाया जाता है तो शुरू में उत्पादन के साधन बढ़ाने पर कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है, तो इसे कहते हैं पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल या इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल। उसके कुछ समय बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि पैमाने का स्थिर प्रतिफल मिलने लगता है, यानी जितना % हमने इनपुट बढ़ाया उतने ही % आउटपुट भी बढ़ा। और अंत में क्या होता है कि पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल आने लगता है, यानी हमने 50 रुपये का साधन बढ़ाया लेकिन हमारा आउटपुट जो है 50 रुपये की जगह 40 रुपये का आ रहा है, तो इसे कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो यहाँ पे आप देखिए 30% हमने साधन बढ़ाया है और 50% उत्पादन में वृद्धि हुई है, यानी कि ये हुआ इंक्रीज रिटर्न टू स्केल, पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अनुपात एवं पैमाना का विचार क्रमशः संबंधित है। द आइडिया ऑफ रेशियो एंड स्केल रिस्पेक्टिवली रिलेटेड टू। तो अभी मैंने बताया है कि रेशियो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, स्केल का आइडिया लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अल्पकाल और दीर्घकाल। अगला प्रश्न है, दीर्घकालिक उत्पादन फलन का संबंध है उत्पत्ति ह्रास नियम से, परिवर्तनशील अनुपात नियम से, पैमाने के प्रतिफल से या उपर्युक्त सभी से। द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू द लॉ ऑफ डेप्रिसिएशन, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, रिटर्न टू स्केल या ऑल ऑफ द अबव। तो लॉन्ग टर्म के उत्पादन फलन का संबंध आपका पैमाने के प्रतिफल से है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और यदि यही अल्पकाल कह देता तो अल्पकाल में इसका संबंध होता, अल्पकालीन उत्पादन फलन का संबंध होता परिवर्तनशील अनुपात के नियम से, ठीक है ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन से इसका संबंध हो जाता। दीर्घकाल में पैमाने का प्रतिफल, अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या आंतरिक और बाहरी बचतों के कारण उत्पन्न होती है? पैमाने का स्थिर प्रतिफल, पैमाने का घटता प्रतिफल, पैमाने का बढ़ता प्रतिफल या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं।
विच ऑफ द फॉलोइंग राइजेज ड्यू टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेविंग्स? फिक्स्ड रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, या एनी ऑफ द एबव। तो देखो, जब बचतें हमें मिलती हैं, आंतरिक और बाहरी बचतें मिलती हैं, जब उत्पादन के लेवल को बढ़ाया जाता है, तो ऐसे केस में पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल हमें मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल मिलता है। अगला प्रश्न है, जब उत्पादन में अनुपातिक परिवर्तन साधन की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन से कम हो तब उत्पन्न होता है पैमाने का स्थिर प्रतिफल, पैमाने का घटता प्रतिफल, पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल, या उपर्युक्त में से कोई भी। तो व्हेन द प्रोपोर्शनल चेंज इन आउटपुट इज लेस देन द प्रोपोर्शनल चेंज इन द क्वांटिटी फैक्टर अराइजेज कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, या एनी ऑफ द एबव। तो देखो, हमने इनपुट ज़्यादा लगाया, आउटपुट लेस मिला, तो ऐसे केस में क्या होगा? डिक्रीजिंग रिटर्न ऑन स्केल मिलेगा ना, पैमाने का घटता प्रतिफल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाई बचतें प्राप्त होती हैं? एक्सटर्नल सेविंग आर रिसिव्ड बाई एक फर्म को, वन फर्म, बहुत सी फर्मों को, मेनी फर्म्स, छोटे उत्पादक को, स्मॉल प्रोड्यूसर, या नन ऑफ द एबव। तो देखो, वाई बचतें जो हैं बहुत सी फर्मों को प्राप्त होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्पादन को एक सीमा से अधिक बढ़ाने पर प्राप्त होती हैं लाभ, बचतें, अबचतें, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट गिव्स प्रॉफिट, सेविंग, नॉन सेविंग, या नन ऑफ द एबव। तो देखो, एक सीमा तक तो उत्पादन जब बढ़ाया जाता है तो हमें बचतों का लाभ मिलता है और इससे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता है। लेकिन एक सीमा के बाद जो उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो हमें अबचतें मिलती हैं, नॉन सेविंग मिलती है, यानी कि और ज़्यादा लागत हमारी बढ़ती चली जाती है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक केंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है बचतें, अबचतें, उपर्युक्त दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक्सेसिव कंसंट्रेशन रिजल्ट इन सेविंग, एब्सटेनिंग, बोथ ऑफ द एबव, या नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका होगा एब्सटेनिंग। जब बहुत ज़्यादा केंद्रीकृत कर दिया जाता है क्रियाओं को तो बचत कम होती है, यानी खर्चे बढ़ जाते हैं, एब्सटेनिंग की स्थिति पैदा हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, एक सीमा तक उत्पादन का पैमाना बढ़ाने पर औसत लागत बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑन इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन टू द सर्टेन एक्सटेंट एवरेज कास्ट इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन द सेम, या नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे एक सीमा तक बोल रहा है ना, यानी कुछ सीमा तक तो जब पैमाने का प्रतिफल बढ़ाया जाता है तो औसत लागत कम होती है, घटती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। लेकिन इसके बाद भी यदि उत्पादन के पैमाने को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो औसत लागत बढ़ने भी लगती है। ठीक है, तो यदि सीमित रूप से इसका उपयोग किया जाए तो औसत लागत को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, दीर्घकाल में यदि आदर्श उत्पादन बिंदु के उपरांत उत्पादन के पैमाने को बढ़ाया जाता है तो उत्पादकों को निम्न प्राप्त होता है: अबचतें, बचतें, आंतरिक बचतें, ह्रासमान नियम। इन द लॉन्ग रन, इफ द स्केल ऑफ द प्रोडक्शन इज इंक्रीज बियॉन्ड द आइडियल पॉइंट ऑफ द प्रोडक्शन, देन द प्रोड्यूसर गेट द फॉलोइंग। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नॉन सेविंग। अबचत मिलेगी जब आइडियल पॉइंट यानी सबसे उपयुक्त बिंदु के बियॉन्ड भी आप उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उत्पादन के पैमाने को बढ़ाएंगे, तो आपको अबचत का सामना करना पड़ेगा, आपकी लागतें बढ़ेंगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।